नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्ट्रीट क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए हम महत्वपूर्ण जीएस के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस वीडियो में आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। उनकी व्याख्या करेंगे यहाँ पे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? चंद्रग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या कोई और अन्य ग्रह? देखिए, चंद्रग्रहण के समय सूर्य होता है, फिर चंद्रमा होती है, फिर पृथ्वी होता है, सन, अर्थ और मून। और जब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पड़ता है, तो जो इसकी प्रति छाया होती है वो चंद्रमा पड़ती है। यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पड़ता है तो यहाँ पे इसकी जो छाया होती है वो चंद्रमा पड़ती है, और यहीं पे इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। यानी कौन बीच में रहेगा इसमें? चंद्रग्रहण के समय कौन बीच में है? अर्थ। यानी चंद्रग्रहण के समय मध्य में कौन रहता है? पृथ्वी। यानी विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए सही है। चंद्रग्रहण के समय कौन बीच में रहता है? ई, यानी अर्थ। वहीं अगर हम सूर्य ग्रहण के समय देखते हैं तो यही स्थिति बदल जाती है। मून आपका बीच में, अर्थ आपका किनारे हो जाता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सन 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। बांग्लादेश के स्वतंत्रता के समय, बांग्लादेश के स्वतंत्रता के समय ये गीत बांग्लादेश के लिए प्रेरणा का गीत बना था। इसलिए इस गीत को बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। क्वेश्चन नंबर दो का जो सही विकल्प हुआ, अमर सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर तीन, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? मोहम्मद आदिल शाह, बी फिरोज शाह सूरी, सी सिकंदर सूरी, डी शेरशाह सूरी। देखिए, हुमायूं को 1539 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित किया। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके अफगान शासक की स्थापना दिल्ली में की और मुगल साम्राज्य की स्थापना को परिवर्तित किया। और 1539 का युद्ध और 1540 कन्नौज का युद्ध, 1540 कन्नौज का युद्ध के भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर डी, शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? निरंकुश, बी लोकतांत्रिक, सी मार्शल लॉ, डी कुलीन तांत्रिक। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार को
जनता चुनती है। लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्र रूप से, जनता निष्पक्ष रूप से यहाँ के शासक को चुनती है। यहाँ पे चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक जनता का शासन होता है, जनता के बीच में से ही कोई वहाँ पे शासक बनता है, जनता अपने ही बीच में से किसी को शासक चुनती है, इसलिए यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है। जैसे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए 3 क्षेत्र होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले के अंतर्गत कृषि आएगा आपका, कृषि, मत्स्य यानी मछली वाला पालन, और खनन यानी प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदाओं से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो हमारे कृषि क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। और कच्चे माल को उत्पाद के रूप में, तैयार उत्पाद के रूप में तैयार करने वाले क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें उद्योग, विनिर्माण, इन तरह के गतिविधियां शामिल होती हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसमें सेवाएं शामिल होती हैं, जिसमें सेवाएं शामिल होती हैं, ऐसे क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। तो जैसे कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आएगा? कपड़ा का उद्योग होता है, ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। वस्तुओं का परिवहन, ये सेवा के क्षेत्र में, परिवहन सेवा में होती है, तृतीयक क्षेत्र में आएगा। कपास का उत्पादन कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो कपास का उत्पादन तृतीय क्षेत्र में आएगा। बैंकिंग, ये भी सेवा है, कपास का उत्पादन आपका पहले क्षेत्र में आएगा कि खेती संबंधित। बैंकिंग, ये भी आपके तृतीय क्षेत्र में आएंगे। और वस्तुओं का परिवहन भी थर्ड यानी सेवा के रूप में दी जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो द्वितीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हमारा कपड़ा उद्योग हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, मार्क्सवादी। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? समाजवादी जो होता है उसमें आवश्यकता के आधार पर सरकार वस्तुओं का वितरण करती है, तो वो किस में आएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें आवश्यकता के आधार पे नहीं, इसमें क्रय के आधार पे वस्तुओं का निजीकरण, जिसके पास क्रय की शक्ति है वही उस वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। इसमें वितरण आवश्यकता के आधार पे नहीं होता वस्तु, अपितु इसमें क्रय के आधार पे होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी और पूंजीवादी प्लस कर दो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिला के समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था तैयार की जाती है। और मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था ये पूर्णतः सरकारी व्यवस्था है। असमानता के आधार पर समानता लाने के लिए, असमानता में कमी और समानता को बढ़ावा देने के लिए मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था विख्यात है, यानी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। इसका सही विकल्प नंबर सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? प्रगतिशील कर होता है जैसे किसी का आय में बढ़ोतरी हुई तो उसके कर में भी बढ़ोतरी होगी। आय बढ़ेगा तो कर बढ़ेगा, तो आय के साथ साथ कर का बढ़ना प्रगतिशील कर का उदाहरण। प्रगतिशील कर बोलते हैं। उसमें हम देखते हैं इसमें क्या है, उत्पाद शुल्क, चुंगी, आयकर, गृह कर। और उत्पाद शुल्क क्या होता है? वस्तुओं को तैयार करने में वस्तुओं पर लगा कर। चुंगी कर, वस्तुओं को आयातित या ले जाने के लिए निर्यातित होने पर सीमाओं पर लगा जाने वाला कर, सीमाओं का कर चुंगी कर कहलाता है। आय कर व्यक्तियों के आय पे लगता है, और गृह कर व्यक्तियों के संपत्ति या उस पे लगता है, गृह कर। तो इसमें जो आय कर होगा वो आय कर, आय बढ़ने के साथ साथ कर बढ़ता है, ये प्रगतिशील कर का उदाहरण है। इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 7 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। ठीक, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 क्या है? भारत संसद राज्यों को संघ में शामिल करता है। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 इस राज्यों के क्षेत्रों और उनके नामों को परिवर्तित करता है, इससे संबंधित है। आर्टिकल 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है। आर्टिकल 2 संसद देश के राज्यों में संघ में शामिल करता है, और आर्टिकल 3 राज्यों के क्षेत्रों, उनके अधिकारों और उनके नामों को परिवर्तित करता है। आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 के संबंधित कानूनों के प्रावधान संबंधित है, यानी भारत राज्यों का संघ है, यह आर्टिकल 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षवाद जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत के प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना से संशोधन से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको लघु संविधान भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिए। इसका जो विकल्प होगा विकल्प नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? वैदिक काल के बाद 6वीं शताब्दी के समय जनपदों का उदय हुआ। जनपदों से फिर महाजनपदों का उदय हुआ। उसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ 6वीं शताब्दी ईस्वी में, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यानी कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के काल क्रमानुसार लगाएं। खिलजी का जो साम्राज्य था 1290 से 1320 के मध्य, लोदी का
1451 से 1526 के मध्य। तुगलक काल का जो था वो 1320 से 1414 के मध्य था। 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1451 से 1526 लोधी वंश और 1320 1414 तुगलक वंश। यानी पहले नंबर पे काल क्रमानुसार अगर हम लगाएंगे तो पहले नंबर पे हमारा आएगा खिलजी वंश यानी ए, उसके बाद 1320 1400 पे हमारा आएगा बी, उसके बाद हमारा आएगा सी, ए बी सी, ए बी सी। उनके शासन के काल क्रमानुसार अगर हम लगाएंगे तो ए बी सी, सॉरी ए फिर सी फिर बी, जो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए होगा, ए सी बी। क्योंकि पहले खिलजी का आएगा ए फिर सी फिर बी, यानी ए सी बी विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? देखिए दो फसल होते हैं, एक नगदी फसल, दूसरी होती है खाद्य फसल। नगदी फसल उसको बोलते हैं जो बाजार में विक्रय के लिए उत्पादित की जाए, और खाद्य फसल जो स्वयं उपभोग के लिए। तो नगदी फसल जो व्यापार में, बाजार के में विक्रय के लिए, बाजार में बेचने के लिए, जिससे वो तुरंत उसमें पैसों में, मुद्रा में अपने आप को ले सके। लेकिन खाद्य फसल व्यापार के लिए नहीं होता है, विक्रय के लिए नहीं होता है, ये स्वयं उपभोग के लिए होता है। ऐसे फसलों को खाद्य फसल बोलते हैं। और हम देखते हैं इसमें कपास, मूंगफली, चाय, ये तीनों नगदी फसल हैं क्योंकि ये बाजार में विक्रय के लिए उत्पादित हो। लेकिन ज्वार एक ऐसा फसल है जो स्वयं के उपभोग के लिए किया जाएगा। ज्वार एक खाद्य फसल है, एक नगदी फसल नहीं है। इसलिए यहाँ पे कौन सा नगदी फसल नहीं है के लिए पूछा गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का जो 70% भाग है वो किससे ढका हुआ है? वो ढका हुआ है जल से, यानी समुद्र से, सागर से, महासागर से, इन सब चीज़ों से पृथ्वी का जो 70% भाग है वो जल से ढका हुआ है और 30% के लगभग के आसपास पृथ्वी का स्थलीय भाग है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, 2/3 भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। जो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में जब बहती है तो उस समय ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी बोलते हैं और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर डी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम जानी जाती है और तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 16, नर युग्मक को क्या कहते हैं? युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, शुक्राणु। शुक्राणु नर जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, और अंडाणु मादा प्रजनन कोशिका होती है। नर युग्म का शुक्राणु और मादा युग्म का अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, इसलिए नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होती हैं? विकल्प ए कोशिका झिल्ली, विकल्प बी कोशिका भित्ति, विकल्प सी माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प डी लाइसोसोम। जो क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी होगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली ये दोनों में, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप और पशु दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी पादप और पशु दोनों में पाई जाती है, और लाइसोसोम ये भी पादप और पशु दोनों में भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधों को मजबूती प्रदान करता है, उसको एक संरचना प्रदान करता है पौधों को। किसके कारण होता है? कोशिका भित्ति के कारण होता है। तो पौधों का जो कोशिका भित्ति है, पौधों की संरचना, उसकी मजबूती, उसकी सुदृढ़ता उस कहाँ से मिलती है? कोशिका भित्ति से। ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में ये चीज़ नहीं पाई जाती। बाकी कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये तीनों दोनों में पादप और पशु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के प्रकाश के 7 वर्णों को विभाजित कर देता है कौन? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रिज्म, अवतल दर्पण। जो प्रिज्म होता है वो प्रकाश के सभी रंगों को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो ये प्रिज्म प्रकाश के 7 रंगों को उसमें विभाजित कर देता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ही प्रिज्म को प्रकाश के 7 वर्णों को विभाजित करने की क्षमता किसमें होती है? प्रिज्म में होती है। 19, किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और या 273 केल्विन पे जो जल होता है उसका बर्फ में परिवर्तित होता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 केल्विन जल का हिमांक बिंदु होता है। यहाँ पे जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, यानी बर्फ में जम जाता है। वहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे जल वाष्प में बदल जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे जल को उबालने पर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें विकल्प क्या है? ए 273 केल्विन, बी 100 केल्विन, सी 373 केल्विन, डी 0 केल्विन। जो क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प होगा 373 केल्विन, यानी 373 केल्विन पे जल का वाष्पन हो जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, स्पीकर, प्लॉटर। देखिए ऐसे डिवाइस जो हमको सीधे तौर पे उपयोग के लिए दिखाई देते हैं, ठीक है, और ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा देने के लिए होते हैं।
ऐसे डिवाइस जो हमें डाटा देते हैं और ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर के डाटा देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जो जो डाटा हमको दिखाएं वो उसको आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट। लेकिन जो डाटा कंप्यूटर को ले जाए उसको इनपुट बोलते हैं। अब देखते हैं स्कैनर क्या है। स्कैनर जो होता है वो कंप्यूटर को डेटा देता है, लेकिन स्पीकर और प्लॉटर कंप्यूटर से डाटा हमें परिवर्तित करता है। स्पीकर से हम सुनते हैं और प्लॉटर से देखते हैं। तो ये दोनों बी और सी आउटपुट डिवाइस हुए, यानी विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? 20 का विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 का सही है। स्पीकर और प्लॉटर ये दोनों आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।